ऑलराइट, हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ उमर सिद्दीकी और फिजिक्स टीचर। और आज जो लेक्चर वो पिछले हमारे दो लेक्चर्स की कंटिन्यूएशन में है। और इन लेक्चर्स में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? इन लेक्चर्स में हम चैप्टर नंबर 9 नेचर ऑफ लाइट को डिस्कस कर रहे थे। तो पहले मैं बता दूं आपको, दो लेक्चर्स हमारे जो पिछले थे वो किस हवाले से थे। देखो, पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? नेचर ऑफ लाइट कैसी, डुअल नेचर और चार थ्योरीज को डिस्कस किया था। उसके बाद जो हमने एक लेक्चर बनाया था उसमें वेव फ्रंट्स को हमने डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स को देखा था। आज जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये लेक्चर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसको समझ लोगे तो तुम्हारे लिए यंग डबल स्लिट समझना कोई मुश्किल नहीं, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग समझना कोई मुश्किल नहीं, न्यूटन्स रिंग समझना कोई मुश्किल नहीं। तो ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। सो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को समझ लो। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होती क्या है? सो इंटरफेरेंस का मतलब आमतौर पे क्या होता है? देखो, टांग अड़ाना। क्या? टांग अड़ाना या लड़ना झगड़ना, इंटरफेयर करना। सो दो लाइट वेव्स का, अगर एक जैसी लाइट वेव्स अपोजिट डायरेक्शन से आती हैं और एक दूसरे से लड़ जाती हैं, झगड़ जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। नाउ बाय डेफिनेशन क्या कह सकते हो? द फिनोमिना ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस करना। सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स, दो लाइट वेव्स चाहिए इसके लिए, इन विच दे कैंसिल और इन्हांस दियर इफेक्ट, या तो एक दूसरे को फायदा पहुंचाएं या एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दें, नुकसान पहुंचा दें, कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सो दोनों वेव्स का टकराना और आपस में या तो कोई अच्छा काम करना या कोई बुरा काम कर देना, इसको कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब सर ये तो पेपर में लिख कर नहीं आएंगे, तो बेटा बताता हूं क्या लिख कर आना है। नाउ सबसे पहले तुम देख लो कंडीशंस क्या क्या होती हैं इंटरफेरेंस के लिए। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कराना है अगर तुम्हें, तो तुम्हें कौन कौन सी कंडीशन पे चलना पड़ेगा? सबसे पहले तुम्हारी लाइट कैसी होनी चाहिए? हर लाइट पे नहीं चलता ये। एक तो तुम्हारी लाइट होनी चाहिए मोनोक्रोमेटिक। मोनो का मतलब यहां पर क्या होता है? सिंगल, यानी कि वन। मोनो, बाय, ट्राई, ये वाली चीज है। सो मोनो का मतलब एक। क्रोमेटिक का मतलब होता है कलर्स। क्रोम कहते हैं कलर को। सो मोनो का मतलब सिंगल और क्रोमेटिक का मतलब कलर। तो सिंगल कलर वाली लाइट लेनी है तुम्हें। कौन सी लेनी है? सिंगल। लेजर लाइट मारते हो ना, रेड वाली, सिंगल कलर की होती है। तो अच्छा, व्हाइट लाइट ले सकते हैं बेटा, वो मल्टी क्रोमेटिक है, मल्टी पॉलीक्रोमेटिक है। क्यों? क्योंकि उसमें 7 कलर्स हैं। आपको पता है व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, तो वो यूज नहीं कर सकते, मोनोक्रोमेटिक यूज करनी है। ठीक है जी, मोनोक्रोमेटिक यूज कर लेता हूँ। अच्छा, मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है? सिंगल वेवलेंथ। सर आपने बोला कलर, बेटा व्हाइट लाइट को देखना, इसमें जो 7 कलर्स होते हैं ना, वेब गियर, वायलेट, इंडिगो, ऑरेंज, ये क्या होते हैं? बेसिकली इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं। वो किस बेसिस पे होते हैं? इनकी डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं, इसलिए। सो कलर डिफरेंट मान लो या वेवलेंथ डिफरेंट मान लो, दोनों का मतलब सेम होता है, क्योंकि हर कलर की डिफरेंट वेवलेंथ होती है। तो ये कहता है सिंगल वेवलेंथ वाला लो या सिंगल कलर वाला लो, जो भी है। नाउ नेक्स्ट क्या बोलता है? कोहिरेंट होनी चाहिए। कोहिरेंट का मतलब क्या? सेम सोर्स से निकली हो, एक ही सोर्स से निकली हो, एक ही फेज की हो, तो इसको हम कहते हैं कोहिरेंट। नेक्स्ट, सेम इंटेंसिटी होनी चाहिए इनकी। इंटेंसिटी मतलब सेम एनर्जी होनी चाहिए दोनों वेव्स की। दोनों जो वॉयलेंट हो वो एक बराबर वॉयलेंट हो। अगर लड़ने के लिए तैयार है तो दोनों बराबर हो। बराबर से मुराद यहाँ पे एम्पलीट्यूड है बेटा, सेम एम्पलीट्यूड हो। इनकी ऊंचाई, एम्पलीट्यूड क्या होता है? वेव की ऊंचाई, क्रेस्ट कितना ऊंचा है। आपको पता है आपकी वेव्स में दो चीज़ें होती हैं, नोट्स और एंटी नोट्स। जहाँ नोट्स होती हैं वहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या होता है? 0, और एंटी नोट पे सबसे ऊपर होता है। तो ये बेसिकली सेम एम्पलीट्यूड की बात करता है, दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे। सेम इंटेंसिटी, सेम फ्रीक्वेंसी भी मान सकते हैं। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस में बेटा दो चीज़ें आती हैं। एक आता है हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा आता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नाउ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? चलिए सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को समझते हैं। देखो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैं डिस्ट्रक्टिव के नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पे कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करानी है जिससे तुम्हें समझ में आएगा। पिक्टोरियल व्यू देने वाला हूँ। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या बोलता है कि द फिनोमिना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स सच दैट टू वेव्स ओवरलैप ईच अदर। ऐसे लाइट्स, दो लाइट वेव्स आए और आपस में लड़ें कि ये एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएं। अब सर ओवरलैप क्या होता है? बेटा बताता हूँ ओवरलैप क्या होता है। दैट इज क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द क्रेस्ट ऑफ द अदर, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब या तो पहली वेव का क्रेस्ट दूसरे की क्रेस्ट पे गिर जाए, या फिर पहले वेव का ट्रफ दूसरे की ट्रफ पे गिर जाए। तो हमारे पास हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। सर अभी भी समझ नहीं आया बेटा, अब आएगा समझ में। लेट से मेरे पास एक प्लेन है और इसमें मैं वेव चाहता हूँ।
तो ये मेरा इनिशियल है, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, और एक खास डिस्टेंस पे जाके एक वेव की लेंथ कंप्लीट होती है, मैंने यहाँ पे लैम्डा लिख दिया, λ/2। ये ज़रूरी नहीं है। अब समझो, वेव आती है बेटा, देखो इसका एम्पलीट्यूड है, खास ऊंचाई है, इसको कहते हैं ना एम्पलीट्यूड। ये इसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है, ये इसकी ऊंचाई कितनी है, इसको कहते हैं हम एम्पलीट्यूड। नाउ अब ये जो वेव है ना, ये वेव दूसरी वेव पे गिरनी चाहिए। अब मैं एक दूसरी वेव लेकर आता हूँ, इसके भी वही पॉइंट्स हैं। यहाँ से एक वेव आई, देखो एक कैसी, एक लेफ्ट से आई और एक राइट से आई, अपोजिट डायरेक्शन से आके टकराएंगी। टकराएंगी तो बेटा एक दूसरे में ऐड होंगी। जब ये दोनों ऐड होंगी तो कैसा होना चाहिए, ये दोनों ओवरलैप करनी चाहिए। ओवरलैप का मतलब होता है क्रेस्ट क्रेस्ट पे गिरे और ट्रफ ट्रफ पे गिरे। देखो इस तरीके से कि ये एक दूसरे पे गिर के एक दूसरे को छुपा दें। देखो गिरी ना, तो ये बेसिकली कहते हैं एडिशन ऑफ वेव्स। ये दोनों वेव्स क्या हो गई, ऐड हो गई। जब ये ऐड हो गई तो इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, इनकी ऊंचाई बढ़ जाएगी और इनकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो जो नई वेव बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। देखो ब्लू और रेड को मैंने मिलाया और पर्पल, ये रिप्रेजेंटेशन है कि ताकि आपको समझ में आए कि दोनों वेव्स मिल चुकी हैं और इनका देखो एम्पलीट्यूड, ऊंचाई भी बढ़ गई है। तो इस नतीजे से जो वेव मिली हमें ओवरलैपिंग की वजह से, इसको कहते हैं हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। ये हमारे पास क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और याद रहे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमेशा क्या रीजन बनता है, ब्राइट रीजन बनता है। इस ब्राइट रीजन के दो और नाम हैं, मैक्सिमा भी नाम होता है, ब्राइट फ्रिंज भी बोलते हैं। वैसे तुम मानो कि ब्राइट रीजन बनेगा, हमेशा लाइट नजर आएगी तुम्हें। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, दोबारा मैं रिवाइज करा देता हूँ कि क्रेस्ट ऑफ वन वेव, ये दो वेव्स आई तुम्हारे पास, लेट से ये वेव आई, एक और वेव आई तुम्हारे पास, ये दोनों क्या कर गई, एक दूसरे पे ऐसे गिनी कि क्रेस्ट क्रेस्ट पे चढ़ गया और ट्रफ ट्रफ पे चढ़ गया। अब ये दोनों जब ऐड होती हैं तो एक नई वेव फॉर्म बनाती हैं विच इज लाइक दिस, और स्लाइटली इंक्रीज इंटेंसिटी है इसकी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, चलिए देखते हैं। नाउ द फिनोमिना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स सच दैट टू लाइट वेव्स कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर दें। अब ये कैंसिल कैसे करेंगी बेटा, ये कैंसिल ऐसे करेंगी दैट इज क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द ट्रफ। बेटा जो आसपास इन्वायरमेंट में जो साउंड आ रहा है मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ, क्या करें मजबूरी है। खैर, crest of one wave fall on the trough of other और vice versa is known as destructive interference. So क्या होना चाहिए कि crest ट्रफ पे गिर जाए, crest पे ना गिरे, इस बार crest जो है, जो ऊंचाई वाला माउंटेनियस रीजन है वो ट्रफ पे गिर जाए और ट्रफ जो है वो crest पे गिर जाए। तो हमारे पास हमेशा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और ये वेव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। कैसे हुआ बेटा देखते हैं। देखो मेरे पास एक वेव आई, बिल्कुल वही वाली वेव है, और एक मेरे पास अपोजिट साइड से आएगी, ये आ गई वेव। अब देखो इन दोनों की डायरेक्शन चेंज है। कैसे पता लगा, देखो जब ये वेव गिरेगी ना तो देखो क्रेस्ट किस पे गिरा, ट्रफ पे गिरा दूसरी वेव के, ब्लू वाले के, और ब्लू वाले का क्रेस्ट देखो रेड वाले के ट्रफ पे गिर रहा है। तो इस तरीके से ये बॉक्सेस कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ये बॉक्सेस, ये जो सॉरी लूप्स बने हैं ये कैंसिल हो जाएंगे और इसकी रिजल्टेंट में एक वेव मिलेगी जो कि बिल्कुल ऐसी होगी। कैसी होगी बेटा, इस तरीके की वेव। इस वेव को बिल्कुल, ये जो प्लेन वेव बनी है यहाँ पे तुम्हें मिलेगा डार्क रीजन। क्या बनेगा, डार्क रीजन, और इसको कहते हैं हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव। सो द फिनोमिना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स when they are cancel each other or crest fall on the trough or trough fall on the crest or vice versa, then it is known as destructive interference. तो जब ये गिरेंगी, दोबारा देख लो, देखो ये वेव आई, ये इस पे गिरी, एक दूसरे को कैंसिल किया, क्रेस्ट क्रेस्ट पे नहीं गिरा, अगर गिर जाता तो कंस्ट्रक्टिव बनता। तो गौर से देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो गया, बिल्कुल जीरो हो गया, या फिर बोलो मिनिमाइज्ड हो गया। तो डिस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी कम हो जाती है, कंस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी बढ़ जाती है। कैसे समझ में आएगा, एग्जाम में एक और सवाल आता है, क्या आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो चलिए मैं बताता हूं आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है टू लाइट वेव्स इनहांस देयर इफेक्ट। कंस्ट्रक्टिव में हमेशा दोनों लाइट वेव्स का इफेक्ट बढ़ जाएगा, यानी कि एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, जबकि डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, डिस्ट्रॉय देयर इफेक्ट, एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। ओके नाउ, और क्या कहता है कंस्ट्रक्टिव में, इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन क्रेस्ट ऑफ अदर वेव। जब पहले का क्रेस्ट दूसरे की क्रेस्ट पे गिर जाए तो कंस्ट्रक्टिव होगा, और जब पहले का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ पे गिर जाए
तो हमारे पास क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट लाइट वेव, इंटेंसिटी बोलो या एम्पलीट्यूड बोलो बेटा, दोनों का मतलब यहाँ पे भी सेम है। इंटेंसिटी या एनर्जी या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट लाइट वेव इज डबल, या तो डबल हो जाए कंस्ट्रक्टिव में, आपने देखा था ना उसका ऊंचाई बढ़ गई थी क्रेस्ट की, या फिर ग्रेटर देन द इंटेंसिटी ऑफ द इंडिविजुअल वेव। अब हर वेव का देखो एम्पलीट्यूड कैसा था, वो बढ़ गया ना हर वेव के हिसाब से देखा जाए तो एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, एनर्जी बढ़ती है कंस्ट्रक्टिव में। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है बेटा, हमेशा रिड्यूस होती है। ओके, पार्ट डिफरेंट मस्ट बी जीरो, ये आपको नहीं पता होगा, ये मेरे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को, शायद कुछ स्टूडेंट्स को पता हो, या आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ अपने नेक्स्ट लेक्चर में यंग डबल स्लिट वाले में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस को यह मान लो कि पार्ट डिफरेंस मस्ट बी जीरो। कंस्ट्रक्टिव के केस में पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होना चाहिए। वेवलेंथ को बेटा लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो कुछ ऐसा होना चाहिए, देखो जीरो हो, या तो जीरो हो, या फिर 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, इस तरीके से हो। इसको कहते हैं हम इंटीग्रल मल्टीपल, एक के बाद एक। तो ये होगा या तो जीरो पार्ट डिफरेंस होगा, या 1 लैम्डा, या 2 लैम्डा, या 3 लैम्डा। तो इसमें क्या मिलता है आपको, ब्राइट फ्रिंज मिलती है, ब्राइट रीजन मिलता है। जबकि डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, आपने देखा था एम्पलीट्यूड बिल्कुल खत्म हो गया था ना, तो वहां पे पार्ट डिफरेंस कैसा होगा, पार्ट डिफरेंस शुड बी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ द वेवलेंथ। हाफ ऑफ द वेवलेंथ का मतलब लैम्डा बाय 2 का ऑड नंबर। देखो किस तरीके से होगा, पार्ट डिफरेंस होगा या तो 1 लैम्डा बाय 2, 1 के बाद ऑड नंबर क्या आता है 3, फिर 5, फिर 7, तो 1 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2, 9 लैम्डा बाय 2, 11 लैम्डा बाय 2, ये इसके पार्ट डिफरेंस है। सो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन पॉइंट्स हैं, इसको तुम देख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो अपने पास। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर बेटा लेक्चर आपको पसंद आया करे तो एटलीस्ट लाइक और कमेंट ज़रूर किया करो, बिकॉज ये मोटिवेशन होती है हमारे लिए। बहुत मेहनत लगती है एक लेक्चर में, आपको अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। और अपने कोलीग्स में भी शेयर करो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब कर लो, मैं डेली लेक्चर्स अपलोड करने वाला हूँ। ओके, सो गुड लक, जम की तैयारी करो, अल्लाह हाफिज़।